करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें जितना भी टॉपिक है सारे टॉपिक को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से जितने सारे सवाल आए हैं या पूछे गए प्रीवियस ईयर में वह सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव कितना आया इस चैप्टर से, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितना आया इस चैप्टर से, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना आया इस चैप्टर से, वह सारे को हम डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद जो हमारा चैप्टर है सारे पॉइंट को 1 बाय 1 करके समझेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला मेरा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद इसको हम समझते हैं, यूरोप एक महादेश है और महादेश में बहुत सारे देश आते हैं। महादेश में बहुत सारा देश आते हैं। वह सारे देश में राष्ट्रवाद की भावना कैसे शुरू हुआ, कैसे उदय हुआ, ये सारे टॉपिक को हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। तो अभी वर्तमान में पूरा दुनिया में 2 तरह के शासन हैं, एक है लोकतंत्र, दूसरा है राजतंत्र। लोकतंत्र हम उसे बोलते हैं जहां जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। जैसे हमारा भारत क्या है, यह लोकतंत्र है। अब हम राजतंत्र समझते हैं। राजतंत्र हम उसे कहते हैं जहां राजा का शासन होता है, जहां राजा का शासन होता है। जैसे सऊदी अरब, सऊदी अरब जो है बच्चों वह क्या है, राजतंत्र है। वहां जो है राजा का शासन चलता है। अगर वह राजा मर गए तो उसी के वंश से जो उसका उत्तराधिकारी होगा वह राजा बनेगा। फिर अगर वह मर जाएंगे फिर उसी के वंश से अगला उत्तराधिकारी राजा बनेगा। तो क्या होता है कि राजतंत्र में वंशवाद चलता है, मतलब कि जिस वंश के राजा है उसी वंश का राजा बनेगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसी कोई बात नहीं होती है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद की जरूरत क्यों पड़ी यूरोप में? क्योंकि उस समय पूरा यूरोप में राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब राजा का शासन था और वहाँ के लोगों ने सोचा कि हम अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना हम लोग उत्पन्न करेंगे। और राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न तभी होगा जब वहाँ के लोग अपने देश से प्यार करेंगे। और देश से प्यार करने का मतलब यह हुआ कि हम कैसे राष्ट्रवादी कहलाएंगे, जब हम अपने देश से प्यार करेंगे, जब हम देश के विकास में अपना योगदान देंगे, जब अपने देश को हम आगे बढ़ाएंगे, तभी ना जी राष्ट्रवादी होगा। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का प्रमुख 2 कारण हैं। पहला हो गया पुनर्जागरण और दूसरा हुआ फ्रांसीसी क्रांति। तो पुनर्जागरण समझते हैं। पुनर्जागरण का मतलब होता है बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना, पुरानी परंपरा को, पुरानी रूढ़िवादी परंपरा को हटाकर नई परंपरा अपना लेना या पुनः दोबारा जाग उठना, इसी को बोलते हैं हम पुनर्जागरण। तो सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप में जो हुआ था वह 12वीं शताब्दी में हुआ था। जब यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हुआ, जब यूरोप के लोग पढ़ना शुरू किए, तब उसे पता चला कि हमारा देश का जो बुरा हाल है ये राजा किए हुआ है। अगर हमारा देश आगे तभी बढ़ेगा जब यहाँ हम राजा को हटा करके दूसरा शासन लाएंगे, लोकतंत्र लाएंगे, तभी हमारे देश का विकास होगा। तो वहाँ के लोगों ने जब पढ़ा कि हम राजा को बहुत सारा टैक्स देते हैं, कर देते हैं, लेकिन राजा अपना फैमिली का, अपना परिवार का, अपना सगी संबंधी का विकास तो करता है, लेकिन हमारे यहाँ का जनता का, देश का विकास नहीं करता है। वहाँ यातायात में प्रॉब्लम था, वहाँ बेरोजगारी बढ़ गई थी, भुखमरी बढ़ गई थी और टैक्स कम नहीं रहा था, टैक्स ज़्यादा बढ़ रहा था। जब लोगों ने पढ़ा तो जब लोगों ने पढ़ा लिखा, पुनर्जागरण हुआ, तो राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि आप जो हमारा टैक्स लेते हैं, हमसे रुपया पैसा लेते हैं, आप देश के लिए खर्च नहीं करते हैं, आप अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं, आप अपने सगी संबंधी के लिए यानी खर्च करते हैं। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, वहाँ के लोगों ने क्या किया, कवि ने क्या किया, लेखक ने क्या किया, वहाँ के जो नौजवान थे वो कौन कौन से काम किए, कौन कौन से क्रांति हुआ, वह सारे टॉपिक को हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर में जो जो भी पॉइंट दिया हुआ है वह सारा पॉइंट इसमें छांट करके लिखा गया है और वह सारे पॉइंट को हम लोग
आराम आराम से डिस्कस करेंगे और समझेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो समझ गए पुनर्जागरण क्या हुआ। पुनर्जागरण का मतलब होता है एजुकेशन, यानी शिक्षा प्राप्त करना। कौन सी शिक्षा? जिससे आपकी सोचने की शक्ति बढ़े, वैज्ञानिक सोच बढ़े। वैसी शिक्षा जब प्राप्त हुआ तो लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना उत्पन्न हुई, जिसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है देश प्रेम, अपने देश से प्यार करना, अपने देश के लिए हमेशा खड़ा होना। दूसरा हम समझाते हैं फ्रांसीसी क्रांति। इसको थोड़ा हम समझते हैं, फ्रांसीसी क्रांति। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने का प्रमुख दो कारण हैं। पहला था पुनर्जागरण, दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति। थोड़ा समझते हैं फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में जो क्रांति हुआ उसे हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। फ्रांस में उस समय राजा था लुई 16वां। उस समय राजा था लुई 16वां। लुई 16वां, लुई 16वां। फ्रांस में 1789 में राजा था लुई 16वां। उसके शासनकाल में बेरोजगारी बढ़ने लगी। लुई 16वां के शासनकाल में बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरा था उसी के शासनकाल में भूखमरी भी बढ़ने लगी। भूखमरी भी बढ़ने लगी। और तीसरा कारण था टैक्स भी पूरा बढ़ने लगा। बहुत सारी कमी थी। लोगों ने देखा कि राजा जी को हमने टैक्स तो देते हैं, कर तो हम देते हैं, फिर भी बेरोजगारी के लिए राजा जी कोई काम नहीं करते हैं। भूखमरी बढ़ने लगा, भूखमरी के लिए भी राजा जी कोई काम नहीं किए, और टैक्स भी बढ़ने लगा। तो लोगों के अंदर आक्रोश छा गया। एक दिन की बात है, उसकी एक ही पत्नी थी लुई 16वां को, अंतवानेत। लुई 16वां की पत्नी थी अंतवानेत। एक दिन वह लुई 16वां के पास गई और बोली, हे महाराज, हम अपना राज घूमना चाहते हैं, हम अपना राज का शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे लिए आप व्यवस्था कर दीजिए, मतलब कि गाड़ी का, कि हम अपना राज घूमेंगे। तो लुई 16वां बोले, बिल्कुल सही बात, अरे महारानी आप कहिए, आप राज घूमना चाहते हैं, बिल्कुल घूमिए। तो लुई 16वां ने पूरा राज में कालीन बिछा दिया। बोला कि नहीं, मेरी जो महारानी है वह जमीन पे पैर नहीं रखेगी। पूरा राज में उसने क्या किया कि कालीन बिछा दिया, और सैनिक को बोला कि जाओ महारानी को राज घुमा के लेके आओ। महारानी जो थी वह गाड़ी पर बैठी। बैठने के बाद जैसे वह जा रही थी तो फ्रांस के लोग जो भूखे थे, जो मजदूर थे, वह सोचे कि राजा जी को हमने कितनी बार बोला है, राजा जी हम लोग भूख से मर रहे हैं, हमारे पास बेरोजगारी है, हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए ताकि हम लोग भी 2 टाइम का रोटी आराम से खा सके। लेकिन राजा जी ने कोई भी काम हम लोग के लिए नहीं किया। महारानी के सामने हम लोग अपना बात रखेंगे, हो सकता है महारानी मेरे लिए कुछ कर दे। अब महारानी का नाम क्या था? अंतवानेत। तो महारानी चली। जाते जाते रास्ता में देखा उसने बहुत सारा गरीब मजदूर भूख से रोटी 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 महारानी के आगे में आया करने लगी। महारानी रोटी रोटी रोटी। तो महारानी पूछी सैनिक से, ए सैनिक, ये जो गरीब लोग है, ये जो मजदूर लोग है, ये रोटी रोटी क्यों कर रहा है? तो सैनिक बोले, महारानी ये लोग भूख से मर रहा है, ये लोग को भूख लगा हुआ है, ये लोग खाने के लिए रोटी मांग रहे हैं। तो महारानी ने क्या बोला? बोलो इसको ब्रेड खा ले, बोलो इसको बिस्कुट खा ले। ये बात जब जनता सुना, दिमाग उसका खराब हो गया। बोले, हम तो समझे थे राजा बेवकूफ़ है और राजा के साथ महारानी भी बेवकूफ़ है। अरे भैया, हमको पैसा रहता, रुपया रहता तो हम लोग ब्रेड भी खा लेते। रुपये नहीं है, पैसे नहीं है, महारानी बोलती है भूख लगा है तो ब्रेड खा लो, रोटी नहीं है तो क्या हुआ, बिस्कुट खा लो। तो इस तरह से वहाँ शासन चलता था। कहाँ? फ्रांस में। राजा जो था पूरा करप्ट था, लुई 16वां। उसकी पत्नी थी वो भी पूरा चौपट। जब उसके सामने लोगों ने रोटी मांगा तो वो क्या बोली? ब्रेड खा लो। तो ये सारे कारण था कि लोगों के दिल में राजा के प्रति नफरत शुरू हो गया। नफरत शुरू होने के बाद फ्रांस में क्रांति हो गया। क्रांति जब हुआ तो स्वाभाविक है जनता जीत गए।
क्रांति होने के बाद जनता जीत गए और लुई 16वां को गद्दी से हटा दिया गया और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। समझ गए आप लोग? लुई 16वां था राजा और 1789 में और उसके शासनकाल में बेरोजगारी, भूखमरी, टैक्स बढ़ने लगी। लोगों ने अपना डिमांड रखा, राजा जी नहीं माने। लास्ट में आकर के वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद लुई 16वां को गद्दी से हटा दिया गया और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई, लोकतंत्र की स्थापना हो गई। फ्रांस में राजतंत्र खत्म हो गया। अब हम देखते हैं लोकतंत्र की जैसे ही स्थापना हुई वहां, तो लोगों ने बोला कि हम अपना संविधान बनाएंगे। लोगों ने बोला कि हम अपना संविधान बनाएंगे। संविधान जो बना फ्रांस में जब संविधान बना तो संविधान का मतलब होता है सभी का ध्यान रखना। फ्रांस में जब संविधान बना तो संविधान का मतलब होता है सभी का ध्यान रखना, लेकिन सभी लोगों का ध्यान नहीं रखा गया, अमीरों का ध्यान रखा गया। सभी का ध्यान नहीं रखा गया, अमीर लोगों का ध्यान रखा गया। और उस समय फ्रांस में मात्र 10% अमीर थे, 10% अमीर थे। फ्रांस में जो लोकतंत्र का स्थापना हुआ उससे मात्र 10% लोगों का ही 10% लोगों का ही ध्यान रखा गया। बाकी 90% जो लोग थे उसे कोई अधिकार नहीं मिला, कोई अधिकार नहीं मिला। 90% लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला। फिर लोग फंस गए। बड़ी मुश्किल से लुई 16वां को गद्दी से हटाए, लोकतंत्र का स्थापना हुआ। वहां के जो अमीर लोग थे उसने ऐसा संविधान बनाया जिससे 10% लोग का ही फायदा हुआ, बाकी 90% लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला। आगे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। आजादी मिलने के बाद राष्ट्रवाद की भावना की रचना। तो उस समय जो राजसी प्रतीक था लुई 16वां का, वहां के लोगों ने लुई 16वां का राजसी प्रतीक को हटा दिया गया। दूसरी व्यवस्था, सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाया गया। और सभी नागरिक का मतलब क्या हुआ? ओनली फॉर अमीर लोग, और गरीब लोग का ध्यान कुछ भी नहीं रखा गया। दूसरा हुआ कि फ्रांस में प्रचलित कस्टम ड्यूटियां, टैक्स को समाप्त कर दिया गया। फ्रांस में जो बहुत तरह के टैक्स लुई 16वां लेते थे वह सारे टैक्स को समाप्त कर दिया गया और एक टैक्स रखा गया। और दूसरी बात, वहाँ जो फ्रांस जो था वहाँ लोगों ने बोला कि हम लोग फ्रेंच भाषा हमारा राष्ट्रीय भाषा होगा, फ्रेंच भाषा जो होगा हमारा राष्ट्रीय भाषा होगा। तो ये सारे परिवर्तन फ्रांस में लुई 16वां के जाने के बाद हुआ। राशि प्रतीक को हटा दिया गया, कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया, और दूसरी बात पूरा फ्रांस में फ्रेंच भाषा ही बोला कि हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा होगा। चलिए अब फिर हम आगे चलते हैं। फ्रांस में होने वाली गतिविधियों ने यूरोप के लोगों को भी प्रभावित किया। अब थोड़ा हम समझते हैं, फ्रांस जो था महादेश था, और महादेश में क्या होता है, बहुत सारे देश होते हैं, और यूरोप का ही यूरोप महादेश में ही एक देश था फ्रांस। वहाँ लोगों ने राजा के विरोध में यानी विद्रोह किया और राजा वहाँ पराजित हो गए और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो गई। ये सारी बात जैसे ही अगल बगल के देश को जैसे पता चला तो सब प्रभावित हुए कि देखो फ्रांस ने यानी क्रांति करके उसने लोकतंत्र की स्थापना कर दी, तो हम लोग क्यों नहीं फ्रांस की तरह अपने जो राजा हैं हमारे देश में, जो इटली था, जर्मनी था, पोलैंड था, बेल्जियम था, तो हम क्यों नहीं अपने मतलब कि देश में राजा के प्रति हम विद्रोह करेंगे और विद्रोह करने के बाद हम लोग भी आज़ाद हो जाएंगे। ये सारे यानी सारे जो शहर थे, सारे जो देश थे, सभी प्रभावित होने लगे फ्रांस की क्रांति से। इन शहरों में शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों और छात्रों द्वारा जैकोबिन क्लब बनाए गए। तो जैकोबिन क्लब का मतलब होता है गरम दल, गरम दल, गरम दल।
जैसे ही फ्रांस आज़ाद हुआ तो वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे और युवा थे, उसने एक क्लब बनाया, जेकोबिन क्लब। जेकोबिन क्लब का मतलब हुआ गरम दल। तो वो लोग क्या किए, अपना एक गुट बनाए, एक दल बनाए और बोला कि हम जो आज़ाद है, हमारे बगल में जो देश है वहाँ जा कर के हम लोग राष्ट्रवाद की भावना हम लोग उत्पन्न करेंगे और बोलेंगे आपके यहाँ जो राजा आप पर शासन कर रहा है उसके सामने तुम लोग विद्रोह करो और तुम लोग भी आज़ाद हुओ। और यही ग्रुप था जेकोबिन क्लब। बनाने के बाद फ्रांस ने जेकोबिन क्लब बना फ्रांस में, और फ्रांस ने 1790 के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े भूभाग में घुसपैठ कर दी। मतलब जैसे ही फ्रांस आज़ाद हुआ, वहाँ के युवा और वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, एक दल बनाया। उस दल का नाम था जेकोबिन क्लब। और बगल का जो देश था, पड़ोसी जो देश था हॉलैंड, वहाँ जा करके उसने उसे हॉलैंड को कब्जा कर लिया, बेल्जियम को कब्जा कर लिया, स्विट्जरलैंड को कब्जा कर लिया और इटली के बड़े भूभाग को कब्जा कर लिया। जेकोबिन क्लब के जो सदस्य थे, और जेकोबिन क्लब के ही सदस्य थे अपने यहाँ टीपू सुल्तान जो थे वो जेकोबिन क्लब का भी सदस्य थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह फ्रांसीसी सेना ने अन्य देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार शुरू करने लगा। और ये सारे चीज जैसे ही शुरू हुआ तो वहाँ के लोगों में देश प्रेम की भावना उत्पन्न होने लगी। उत्पन्न होने के बाद लेकिन फायदा पहुंच रहा था मात्र कितने परसेंट लोग को, 90% लोग को। मात्र 90% लोग को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा था, 10% लोग को फायदा पहुंच रहा था। क्योंकि फ्रांस में जो संविधान बना था वो अमीर लोगों के लिए बना था, और वही अमीर लोगों में जो पढ़े लिखे लोग थे, जो युवा थे, उसने जेकोबिन क्लब बनाया और हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े भाग को घुसपैठ के द्वारा कब्जा कर लिए, फ्रांस में मिला लिए। उसके बाद जब वहाँ शासन चलना शुरू हुआ तो वहाँ के जो गरीब लोग थे वो परेशान होने लगे। होने लगे। संविधान का सारा फायदा कौन उठा रहा था, अमीर लोग। और फ्रांस में अमीर लोग मात्र 10% थे। 90% लोग रोने लगा कि हे भगवान कहाँ गए आप, हम लोग का कोई देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह से, जो भी को आप दुआ करने लगे कि हमारे लिए कोई अवतार हो, कोई फरिश्ता भेज दे जो हमारा कल्याण कर सके, कोई मसीहा भेज दे। वहाँ के गरीब लोग पूरा परेशान हो गया। पूरा परेशान होते होते एक दिन की बात है, एक फ्रांस का ही एक सैनिक था नेपोलियन। नेपोलियन जब देखा कि फ्रांस आज़ाद होने के बाद मात्र 10% लोग को ही फायदा पहुंच रहा है, बाकी 90% लोग बेरोजगारी से, भूखमरी से पूरा मर रहा है, तो उसने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्रांस कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कोई भी देश आगे तभी बढ़ेगा जब वहाँ के जनता आगे बढ़ेगा। कोई भी देश आर्थिक रूप से मजबूत तभी होंगे जब वहाँ के लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, क्योंकि देश जनता से बनता है। अगर देश का तरक्की करना होगा तो जनता का तरक्की करना होगा। लेकिन फ्रांस में मात्र 10% लोग का तरक्की हो रहा था, 90% लोग बेरोजगारी, भूखमरी में डूबे हुए थे और वो लोग ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे। तो फ्रांस के सेना में एक सैनिक था नेपोलियन ने क्या किया कि वहाँ के जो सैनिक थे वह सबसे बोला कि देखिए, अपना फ्रांस जो आज़ाद हुआ है वो तो 10% लोग के लिए आज़ाद हुआ है, 90% लोग तो भूख से मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है, लेकिन टैक्स पूरा दबा के लेता है। वहाँ के जो मतलब कि जो लोकतंत्र की स्थापना हुई, जो वहाँ के अमीर लोग देश चलाते थे, वह पूरा टैक्स 90% लोग से लेते थे, लेकिन उनके भलाई का काम नहीं करते थे। और वहाँ के जो गरीब थे उसके लिए कुछ भी व्यवस्था अच्छा नहीं किया हुआ था। तो वह नेपोलियन ने ग्रुप बनाया, अपने एक दल बनाया, और दल में उसने बहुत सारे सैनिक को और फ्रांस के जो गरीब थे वह सारे लोग को आपस में मिलाया और बोला कि हम जो है अमीर लोगों के सामने विद्रोह करेंगे, और अमीर लोग जो ये लोकतंत्र का स्थापना किया है मात्र 10% लोगों के लिए, इसको हम ध्वस्त कर देंगे।
तो ग्रुप बना करके अमीर लोगों के सामने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद नेपोलियन की विजय प्राप्त हो गई। नेपोलियन की विजय प्राप्त हो गई और नेपोलियन बना राजा 1804 में। नेपोलियन बना क्या जी? राजा 1804 में। जैसे ही नेपोलियन 1804 में राजा बना तो फ्रांस में जो लोकतंत्र की स्थापना हो गया था उसे ध्वस्त कर दिया, लोकतंत्र को खत्म कर दिया। पुनः फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना हो गई। पुनः फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना हो गई और नेपोलियन बन गया राजा 1804 में। चलिए हम लोग देखते हैं नेपोलियन जो राजा बना वो कौन कौन से काम किए। चलिए एक बार हम फिर समझते हैं। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई। क्रांति होने के बाद लुई 16वां को गद्दी से हटा दिया गया। गद्दी से जैसे हटाया वहाँ राजतंत्र समाप्त हो गया। राजतंत्र जैसे ही समाप्त हुआ तो फ्रांस के अमीर लोगों ने प्रजातंत्र की स्थापना की, अर्थात लोकतंत्र की स्थापना की। स्थापना करने के बाद फ्रांस में संविधान बना और संविधान बनने के बाद फ्रांस में मात्र 10% लोगों का ही ख्याल रखा गया, 90% लोगों का कोई ख्याल नहीं रखा गया। संविधान जो बना तो वहाँ 10% लोगों को ही मत देने का अधिकार था मात्र, बाकी 90% जो गरीब लोग थे नहीं तो उसे मत देने का अधिकार था और नहीं उसके विकास के लिए वहाँ के अमीर लोग कोई काम करते थे। नहीं संविधान में ऐसा कोई प्रावधान बनाया गया जिससे गरीब लोगों का भी विकास किया जा सके। ठीक, उसके बाद उसी फ्रांस के एक सैनिक थे नेपोलियन ने ग्रुप बना करके अमीर लोगों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद नेपोलियन को विजय प्राप्त हुई और विजय प्राप्त होने के बाद नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर 1804 ईस्वी में राजा बन गया। राजा बनते ही नेपोलियन ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। पुनः फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना हो गई। अब देखते हैं राजा बनने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस में कौन कौन से काम किए, वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। नेपोलियन भैया बन गया राजा 1804 में और 1815 तक उसने फ्रांस में राज किया नेपोलियन। तो उसने बहुत सारे काम किए। पहला जो काम किया उसने फ्रांस में जो लोकतंत्र था वो लोकतंत्र को उसने तहस नहस कर दिया, मतलब कि लोकतंत्र को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। बोला कि ऐसा लोकतंत्र किस काम का जहां 10% लोग का ख्याल रखा जाए और 90% लोग को समाज से बायकॉट कर दिया जाए। तो उसने जो लोकतंत्र था फ्रांस में उसको समाप्त करके राजतंत्र स्थापित किया। उसके बाद नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्र में, इसको समझते हैं। पहला काम नेपोलियन ने क्या किया कि प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया। दूसरा काम इसने प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव किए। वहाँ जो प्रशासन थी वो अमीर लोगों के लिए थी। अगर अमीर लोगों को कोई मुसीबत आता था, कोई तकलीफ होती थी तो प्रशासन तुरंत आ जाते थे, लेकिन गरीब लोगों पर जब मुसीबत होती थी तो प्रशासन कुछ भी नहीं करता था। उसने प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए और बोला गया कि अमीर हो चाहे गरीब, सारे लोग के लिए नियम और कानून बराबर होंगे। तो प्रशासन के क्षेत्र में नेपोलियन ने सुधार किया। दूसरा काम उसने नेपोलियन सिविल कोड 1804 में नेपोलियन सिविल कोड लागू किया। नेपोलियन सिविल कोड का मतलब ये हुआ कि नेपोलियन के द्वारा बनाए गए कानून और रूल नियम को नेपोलियन सिविल कोड कहा जाता है या नेपोलियन कोड कहा जाता है। नेपोलियन ने जो सारे रूल नियम बनाए, जो सारे कानून बनाए, उसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। आगे चलते हैं। हर नागरिक को समान हैसियत, सामाजिक स्थिति प्रदान करने के लिए संपत्ति के अधिकार को मजबूत कर दिया गया। तो उस समय फ्रांस में जब लोकतंत्र था तो उस समय सभी को समान अधिकार नहीं था। कोई भी इंसान, जो अमीर इंसान था वो संपत्ति तो रख सकता था, लेकिन गरीब को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तो नेपोलियन ने खत्म कर दिया संपत्ति के अधिकार को। बोला कि सामाजिक स्थिति में, समाज में जो भी स्थिति है सभी के लिए समान रहेगा। संपत्ति के अधिकार को मजबूत किया गया। बोला कि अगर कोई गरीब आदमी है, अगर वो मेहनत से जो भी रुपया पैसा कमाएंगे तो वो जमा भी कर सकते हैं। उसे भी अधिकार है कि कोई भी गरीब अगर अपने मेहनत से रुपया पैसा कमा करके अगर वो जमीन ले लेंगे, घर बना लेंगे, तो वो उसी का होगा, वो दूसरे का नहीं होगा। लेकिन जब फ्रांस में लोकतंत्र था तो ये अधिकार किसी को नहीं था।
दूसरा था जन्म के आधार पर मिलने वाली सुविधा। क्या हुआ, जब फ्रांस में लोकतंत्र था तो वहां कहा गया कि अगर कोई अमीर घर में बच्चा जन्म लेगा तो उसको सारा अधिकार मिलेगा, सारा अधिकार मिलेगा, लेकिन गरीब घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसे सारा अधिकार नहीं मिलेगा। तो नेपोलियन ने क्या किया कि जन्म के आधार पर मिलने वाले अधिकार को समाप्त कर दिया। बोला नहीं, जन्म के आधार पर जो भी अधिकार मिलेगा वो अब किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी अगर फ्रांस का नागरिक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सभी को समान अधिकार मिलेगा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं सामंती व्यवस्था। तो नेपोलियन ने नेक्स्ट काम किया सामंती व्यवस्था। तो सामंती व्यवस्था को नेपोलियन ने खत्म कर दिया। सामंती व्यवस्था हम समझते हैं क्या होता है। उस समय फ्रांस में एक सिस्टम था जमींदारी व्यवस्था। वहाँ जो जमींदार थे वो 100 बीघा जमीन किसी किसान को देते थे कि तुम इस पर खेती करो। तो किसान खेती करते थे। खेती करने के बाद पूरा यानी 90% जो जमीन का जो उपज होता था वो जमींदार अपने पास रखते थे 90%, और 10% किसान को दे देते थे, 90% अपने पास। और जमींदार उस 90% में से 10% राजा को देते थे, बाकी 80% अपने पास रखते थे। इससे ये हुआ कि जो खेती किया किसान उसको भी कुछ नहीं मिला और राजा को भी कुछ नहीं मिला, और सब पैसा किसके पास चला गया, जमींदार के पास। तो जमींदारी व्यवस्था को क्या किया, खत्म कर दिया। इसी को बोलते हैं सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था से ओनली फॉर किसको फायदा होता था, सामंती व्यवस्था से ओनली फॉर जमींदार को फायदा होता था, क्योंकि खेत की उपज का 10% किसान को मिलता था और 10% राजा को, बाकी 80% पैसा जमींदार को मिलता था। तो उसने सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया और सारी जमीन किसानों में बांट दिया। कौन, नेपोलियन। बोला नहीं, जो किसान खेती करेगा उसका फसल का जो उपज होगा वह किसका होगा जी, किसान का होगा, न कि जमींदार का। तो सामंती व्यवस्था को भी खत्म कर दिया। और किसानों को लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया गया। उस समय किसान पर बहुत सारे तरह के टैक्स लगते थे, बहुत सारे उस समय किसान पर कर लगते थे। वह सारे कर को नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। बोला नहीं, किसान को ओनली फॉर एक कर लगेगा, यानी एक टैक्स लगेगा, दूसरा टैक्स नहीं लगेगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग शिल्प मंडलियों। तो शिल्प मंडलियों का मतलब ये हुआ, पढ़ाई लिखाई के लिए जो छपाई होती थी उसे हम लोग बोलते शिल्प मंडी। तो उसने बोला शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी चीज़ होगा उसे टैक्स फ्री करना चाहिए, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सारे काम फ्रांस में नेपोलियन ने राजा बनने के बाद किया। अब इतना सारा काम किया प्रशासन में, नेपोलियन ने प्रशासन में सुधार किया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया, जन्म के आधार पर मिलने वाली सारे रूल नियम को उसने खत्म कर दिया। तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के बाद वहाँ के जनता की क्या प्रक्रिया थी हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं। आम आदमी को यह समझ में आ गया था कि एक समान कानून और एक मुद्रा, यानी एक मुद्रा से व्यवसाय में कितना लाभ होगा। तो नेपोलियन जो काम किया कि सभी के लिए एक कानून रहेगा, एक समान कानून रहेगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, और जो भी मुद्रा होगी तो देश में एक ही मुद्रा रहेगा। उस समय फ्रांस में बहुत सारे मुद्राएं चलते थे, क्योंकि फ्रांस टुकड़ों में विभाजित था। मतलब कि फ्रांस जो देश था, इस राज्य में दूसरा मुद्रा चलता था, उस राज्य में दूसरा, उस राज्य में दूसरा, मतलब कि एक फ्रांस में लगभग 34 या 30 मुद्रा चलती थी। वह सारे को खत्म कर दिया। बोला कि एक फ्रांस एक मुद्रा, एक फ्रांस एक कानून। ये जैसे ही यह नियम लाया तो लोगों में बहुत खुशी हो गई और लोगों को बहुत सारा लाभ हुआ। किसानों, कारीगरों और मजदूरों को नई आज़ादी खुलकर स्वागत किया। वहाँ के जो गरीब थे, मजदूर थे, किसान थे, उसको जब ये सारे लाभ मिलना शुरू हो गया तो उसने नेपोलियन का फुल समर्थन किया। बोला कि मेरा राजा कैसा हो, नेपोलियन भैया जैसा हो। वहाँ के लोगों ने खूब दबा के किया नेपोलियन का स्वागत। लेकिन फ्रांस ने जिन इलाकों पर कब्जा जमाया था, अब चलते हैं हम पीछे, कहानी के पीछे चलते हैं। जैसे ही लुई 16वां गद्दी पर से हटा, फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। और लोकतंत्र की जैसे ही स्थापना हो गई तो वहाँ जो संविधान बना अमीर लोगों के लिए बना, और अमीर लोगों ने, शिक्षित लोगों ने एक क्लब बनाया था। उस क्लब का नाम क्या था बच्चों, जेकोबिन क्लब। याद कीजिए,
जेकोबिन क्लब। तो जेकोबिन क्लब जैसे बना था तो फ्रांस के बगल में जो सारे देश थे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, वह सारे जमीन को जी किसने किया, कब्जा कर लिया था ना। जेकोबिन क्लब के सदस्य अपने पड़ोसी देश में राष्ट्रवाद के नाम पे, अपने पड़ोसी देश में राष्ट्रवाद के नाम पे वह सारे जमीन को कब्जा कर लिया था। तो फ्रांस ने जिन इलाकों पर कब्जा जमाया था वहां के लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। और स्वाभाविक बात है, फ्रांस का राजा था कौन, नेपोलियन। और नेपोलियन जो भी काम किया फ्रांस के लोगों के लिए, यानी फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन का स्वागत किया, अरे बड़ा अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किया हमारे राजा जी ने। लेकिन वो जो कब्जा किया था जेकोबिन क्लब के सदस्य, वहां भी उसने अपना रूल नियम लगा दिया गया। लेकिन वहां के लोगों का मानना था कि हमारे देश पर शासन नेपोलियन का क्यों होगा, हमें आजाद कर दो, हम अपना लोकतंत्र हम खुद बनाएंगे या अपना राजा हम खुद बनाएंगे। लेकिन नेपोलियन ने वहां के लोगों का भी सुधार करना शुरू कर दिया। वहां जैसे सुधार हुआ तो कुछ लोग नेपोलियन के समर्थन में थे और कुछ लोग नेपोलियन के विरोध में आ गए। सबसे बड़ा गलती नेपोलियन ने किया कि शुरुआत में लोगों ने फ्रांस की सेना को आज़ादी दूत के रूप में देखा, लेकिन जल्द ही यह भावना बदल गई। टैक्स में बढ़ोतरी हो गई। क्या हुआ, जेकोबिन क्लब के जो सदस्य थे, उसने फ्रांस के जो पड़ोसी देश थे, स्विट्जरलैंड थे, बेल्जियम थे, यानी वह सारे देश पर जो कब्जा किया हुआ था, वहाँ बहुत तरह के सुधार नेपोलियन ने किया। लेकिन वहाँ के लोगों को नेपोलियन का सुधार करने का तरीका पसंद नहीं आया और वहाँ नेपोलियन ने टैक्स को हाई कर दिया। जो कब्जा किया हुआ जमीन था जेकोबिन क्लब के सदस्य, वहाँ टैक्स में भारी बढ़ोतरी हो गई। अब भारी बढ़ोतरी होने के बाद दूसरा कारण था फ्रांस की सेना में भर्ती। नेपोलियन ने फ्रांस के अलावा जो देश जेकोबिन क्लब के सदस्य जो कब्जा किए हुए थे, वहाँ उन लोगों ने यानी नेपोलियन ने बोले कि एक काम कीजिए, आप लोग जो है ना फ्रांस के सेना में भर्ती हो जाइए। और जबरदस्ती भर्ती करना शुरू कर दिया गया जेकोबिन क्लब के सदस्य जो देश को कब्जा किए थे वहाँ के लोगों में। अब स्वाभाविक बात है, कोई भी देश के लोग कहाँ की सेवा करेंगे। अगर हम लोग इंडिया के मतलब कि यानी इंडिया के लोग हैं तो हम लोग किसका सेवा करेंगे, अपना इंडिया देश का सेवा करेंगे। अगर कोई अमेरिका का लोग है तो वो किस देश का सेवा करेंगे, अमेरिका का सेवा करेंगे। अगर कोई लोग नेपाल देश का है तो वो किस देश का सेवा करेंगे, सेना के रूप में नेपाल का। उसी प्रकार से फ्रांस में जो लोग थे वो फ्रांस के सेना में भर्ती होते थे, फ्रांस का सेवा करते थे। लेकिन नेपोलियन ने वो जो पड़ोसी देश में जो जेकोबिन क्लब के लोग घुसपैठ किए थे, अगल बगल के जो देश को कब्जा कर लिए थे, वहाँ के लोगों को बोला नेपोलियन एक काम कीजिए, आप लोग जो है ना सेना में भर्ती हो जाइए, फ्रांस की सेवा कीजिए। ये बात वहाँ के लोगों को बहुत बुरा लगा कि हम दूसरे देश के सेना में हम क्यों भर्ती होंगे, हम दूसरे देश के सेना में हम क्यों भर्ती होंगे, हम दूसरे देश की सेना में भर्ती नहीं होंगे। और दूसरा क्या किया, उसने जो कब्जा किया हुआ देश था उस पर टैक्स बढ़ा दिया और लोगों को जबरदस्ती क्या हुआ कि सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया नेपोलियन। यही नेपोलियन के लिए बहुत बुरा साबित हुआ और लोगों के दिल में नेपोलियन के प्रति नफरत पैदा शुरू होने लगी। वहाँ के जो अड़ोस पड़ोस के देश थे वह नेपोलियन के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिए। तो हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही।